नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने की रामनगर में आयोजित होने वाली G20 बैठक की समीक्षा। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश। कहा, विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनने का अच्छा अवसर। देहरादून के पटेल और नेहरू नगर के होटलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की छापेमारी। लीला होटल में मिली अवैध गतिविधियां। संचालक को किया गिरफ्तार, एक महिला को किया रेस्क्यू। छह साल से फरार गैंगरेप और हत्या के आरोपी को नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। 25,000 का इनाम था घोषित। 9 में से 7 आरोपी पहले ही हो चुके गिरफ्तार। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर घटिया निर्माण के चलते सुधारीकरण के कार्य को कराया बंद। बेहद घटिया सामग्री, खराब सीमेंट, मिट्टी की जगह रेत के इस्तेमाल का लगाया आरोप। उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज के बीच मैदानों में अधड़ बारिश और ओलावृष्टि से बड़ी दुश्वारी। देहरादून में शुक्रवार रात से ही लगातार बारिश से तापमान ने लगाया गोता, बड़ी ठिठुरन। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक की आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस माह के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की भी कोई कमी न रहे, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। सीएम ने कहा कि G20 की राज्य में आयोजित होने वाली बैठकों से विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनने का अच्छा अवसर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस आयोजन की व्यवस्थाओं की समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर व नैनीताल भी बैठक से जुड़े रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, सीएम धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक की आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने रामनगर में आयोजित होने वाली G20 की बैठक के लिए एक समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक करने के दरमियान बाकायदा शुक्रवार को जब रामनगर मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने तमाम अधिकारियों को और कमिश्नर कुमाऊं को मौके पर बुलाया। उसके बाद समीक्षा की कि G20 को लेकर के किस तरीके से मेजबानी उत्तराखंड करेगा और इसमें जो तमाम देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, रहने की व्यवस्थाएं क्या होंगी, इमरजेंसी प्रक्रिया में क्या हो सकता है, इसके अलावा किस किस प्रकार की चीजें सामने आ सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस संधू को भी जोड़ा गया और राज्य में आयोजित होने वाले बैठकों में विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बने, इसको लेकर के बाकायदा राज्य सरकार के नेतृत्व में एक कुशल टीम का समायोजन करने की बात यहाँ पर की गई है। चाहे वो पर्यटन हो या जैव विविधता हो, ये तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को रखा गया और रामनगर में बैठक होगी तो उससे लगा हुआ नैनीताल है, हल्द्वानी है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या फिर पंतनगर विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, इन तमाम बातों का निरीक्षण भी वहां पर किया जा सकता है। तो उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी और किसी भी अधिकारी की अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो उसके पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 1 अप्रैल से 12% तक अब बिजली महंगी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों पर मुहर लगाई है। आयोग 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर देगा। 1 अप्रैल से ये दरें लागू होंगी। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27,50,872 उपभोक्ता प्रभावित होंगे। यूपीसीएल ने 16.96%, यूजेवीएनएल ने 2.43%, बिटकुल ने 9.27% की बढ़ोतरी का नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा था। जन सुनवाई के बाद विद्युत नियामक आयोग 23 मार्च को नई दरें जारी करेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, प्रदेश में 1 अप्रैल से 12% तक बिजली महंगी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। क्या लगता है लोगों के जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है?
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में एक बार फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है और कयास यह लगाया जा रहा है कि अगले माह के प्रथम सप्ताह से बिजली के दामों में बढ़ोतरी होती, या तो 1 तारीख से या तो फर्स्ट वीक से बिजली के दामों की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। वहीं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UERC 22 मार्च के बाद बढ़ी हुई दरों को जारी करने जा रहा है, जिसके बाद संभव है कि 1 अप्रैल 2023 से नई बढ़ी हुई विद्युत दरें प्रदेश में लागू हो जाए। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1 अप्रैल से बिजली की दरों में करीब 12% की बढ़ोतरी की संभावना दर्ज की जा रही है, यानी कि बिजली के दामों में करीब 12% तक की बढ़ोतरी होगी। विद्युत दरों में बढ़ोतरी से BPL, घरेलू, व्यावसायिक तमाम उपभोक्ता प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट की दरों में भी इस बढ़ोतरी का असर देखने को मिलेगा और बढ़ोतरी से प्रदेश के 27.50 लाख 872 उपभोक्ता के इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। वहीं यदि नियामक आयोग के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे गए उसकी बात की जाए तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL ने नियामक आयोग के सामने बिजली की दरों में 16.96% UJVN उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने करीब 2.43% और सिडकुल ने 9.27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रख दिया है। वहीं सूत्रों के द्वारा यह हवाले से यह जानकारी मिली है कि UERC ने जो बैठक की है तमाम प्रस्तावों पर मंथन करने के उपरांत ही उस पर निर्णय किया जाएगा। यहाँ पर यह तय हुआ है कि नियामक आयोग UPCL के टैरिफ में करीब 12% बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बावजूद इस संबंध में आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं 23 मार्च के बाद नई दरें के विषय में लोगों को जानकारी मिल जाएगी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार उत्तराखंड में बिजली की दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। लगातार यह बढ़ोतरी देखा जा रहा है, जहां पर आम जनता तो काफी ज्यादा प्रभावित इससे होंगे ही होंगे। साथ ही साथ यह उत्तराखंड जो एक प्रदेश है जहां से खुद यहाँ पर काफी नदियां हैं, यहाँ पर पहाड़ है, तो यहाँ पर बराबर बात कही जा रही है कि विद्युत उत्पादन का काम किया जाए। क्यों यहाँ पर विद्युत की दरें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी इसके लगातार विद्युत की दाम यहाँ पर बढ़ते ही जा रही है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि साल 2003 से 2008 के बीच में कुछ फिक्स चार्ज उपभोक्ताओं को नहीं देना पड़ा था। वहीं मौजूदा समय में 18 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 430 रुपये तक ये फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड नियामक आयोग, जिसको उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नाम से जानते हैं, उसके सचिव जो है नीरज सती के मुताबिक नियामक आयोग की बैठक में कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। टैरिफ में बढ़ोतरी को लेकर 22 मार्च के बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन इससे तो यह जरूर है चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज। मसूरी कोतवाली पुलिस ने 6 सालों से फरार गैंगरेप और हत्या के आरोपी को बिहार के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपियों ने गैंगरेप करके महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके मुंह पर तेजाब भी डाला था। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था और अब 2 आरोपी फरार थे, जिनमें से एक आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया है। मसूरी पुलिस द्वारा एक इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है, जिसमें लगभग 6 साल से जो हमारा वांछित इनामी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटनाक्रम ये है कि 2017 में जो है कोतवाली मसूरी में एक गैंगरेप और 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्तों के खिलाफ जो है चार्जशीट गई थी, जिसमें कि 7 की अरेस्टिंग अलग अलग टाइम पे हुई थी। इसमें से 2 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे थे। उन्हीं में से एक बिट्टू साहनी को जो है कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसको कि बिहार और नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया है। डोईवाला के दुधली ग्राम सभा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अटल उत्कर्ष इंटर कॉलेज में बालिकाओं के लिए 2 दिवसीय आत्मरक्षा एवं जीवन
कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए कई तरह के गुर सिखाए गए ताकि बालिकाएं स्वयं को सुरक्षित व आत्मनिर्भर बना सके। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि आज के समय में आत्म सुरक्षा बेहद जरूरी है। बाल विकास विभाग द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस स्कूल में राजकीय इंटर कॉलेज दूधली के बच्चों को आत्म सुरक्षा के लिए उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसके जो मार्शल आर्ट के जो ट्रेनीज हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, राजीव जी, उनके द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बच्चों को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें आत्म सुरक्षा करनी चाहिए। बच्चों को सभी समझा रहे हैं कि क्या कहते हैं, आपको कैसे समाज से डील करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसमें आपको मनोविज्ञान समझना है सामने समाज का, कि समाज का मनोविज्ञान क्या है लड़कियों के लिए, ठीक है। और उस मनोविज्ञान को समझते हुए आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में हमारे यहाँ बोला जाता है सेल्फ डिफेंस में कि जो सबसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस है हाउ टू अवॉइड फाइट। नौबत ही नहीं है कि आपको आत्म सुरक्षा करनी पड़े, आप पहले से ही प्रिकॉशंस ले लीजिए। हमें काफ़ी ज़्यादा कराटे मूव्स भी सिखाए गए हैं जिसकी थ्रू हम अपने बचाव कर सकते हैं। और हमें बताया गया है कि अगर आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो आपको जो भी ज्ञान हो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपके पास थोड़ा ज्ञान भी हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव एवं पंचबद्री में विराजमान ध्यान बद्री समेत उर्गम घाटी के 20 गांवों की लाइफलाइन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर 1.5 करोड़ की लागत से मार्ग सुधारीकरण का काम चल रहा है, जिसमें बेहद घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेत की जगह मिट्टी का उपयोग हो रहा है और घटिया सीमेंट जो खराब हो चुका है उसका पुस्ता डालने में प्रयोग हो रहा है। दीवार ऐसी बन रही है कि बिन बरसात बाहर आ गई। सरकारी धन का भी PMGSY जमकर दुरुपयोग कर रहा है। सड़क पर घटिया निर्माण कार्य पर नाराज उर्गम घाटी के युवाओं ने काम बंद करवा दिया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्य में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। घटिया कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि प्लम में पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डर्स को वहाँ भरा जा रहा है। तो ये बहुत गलत कार्य है और PMGSY विभाग की हम घोर निंदा करते हैं और हम लगातार शासन प्रशासन से निवेदन भी कर चुके हैं कि उक्त सड़क का प्रॉपर आप निरीक्षण कीजिए, इस सड़क का कार्य सही हो। और ऐसे ही कार्य होता रहा तो अब निश्चित तौर पर उर्गम के युवाओं ने ठान लिया है कि अब हम इस पर एक उग्र आंदोलन करने वाले हैं। अगर ऐसे ही कार्य रहा तो इस विभाग की हम शव यात्रा निकालेंगे। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव एवं पंचबद्री में विराजमान ध्यान बद्री समेत उर्गम घाटी के 20 गांवों की लाइफलाइन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर 1.5 करोड़ की लागत से मार्ग सुधारीकरण का काम चल रहा है, जिसमें बेहद घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेत की जगह मिट्टी का उपयोग हो रहा है, वहीं घटिया सीमेंट जो खराब हो चुका है उसका पुस्ता डालने में प्रयोग हो रहा है। दीवार ऐसी बन रही है कि बिन बरसात बाहर आ गई। सरकारी धन का PMGSY जमकर दुरुपयोग कर रहा है, जिसका विरोध करते हुए उर्गम घाटी के युवाओं ने उसका काम बंद करवा दिया और चेतावनी दी कि इस कार्य में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। SSP पंकज भट्ट ने नैनीताल पुलिस के प्रभारी अधिकारियों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक लेते हुए वांछित और इनामी अपराधियों की कुशल रणनीति बनाकर टीमें गठित कर गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसे और बीट पुलिसिंग पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने अन्य पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवारा घूमने वाले गोवंश हेतु प्रचलित अभियान ऑपरेशन कामधेनु पर और जोर दे, नाबालिगों के वाहन दौड़ाने पर चालानी कार्रवाई के साथ MAST और iRed मैप ऐप में ज्यादा से ज्यादा डेटा फीडिंग करने, दिव्यांगजनों और असहाय पीड़ित के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हर संभव मदद देकर न्यायोचित कार्रवाई करने की बात कही। वहीं मासिक बैठक के दौरान उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। मीटिंग में कई मुद्दों पर समीक्षा की गई है और खासकर क्योंकि आने वाले समय में 28-29 को G20 की मीटिंग को लेकर के भी इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो पुराने पेंडिंग केस हैं जो खासकर 1 वर्ष से ऊपर, उनकी संख्या भी 70 से ऊपर हो चुकी है, उनको फोकस किया जा रहा है उनका शीघ्र निस्तारण करने के लिए। इसके अलावा जो थानों में माल पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको अभियान चलाकर समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता सती के नाभि स्थल पूर्णागिरि धाम में लगने वाले वार्षिक मेले का शुभारंभ 9 मार्च से हो चुका है। मेले में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस मेले को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन जहां मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था में जुटा हुआ है, तो वहीं मेले में पहुंच रहे तीर्थयात्री भी प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हर वर्ष चैत्र महीने में यहां 60 से 90 दिनों तक चलने वाले भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल के सीमांत क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री माता पूर्णागिरि के दर्शन के लिए आते हैं। मेला बहुत मस्त है, एकदम माता जी के दर्शन बहुत बढ़िया जगह, बस भीड़ ज्यादा है और सुविधाएं सही हैं। आप व्यवस्था फुल है, बढ़िया है, सब इंजॉय है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके, काफ़ी अच्छा फील महसूस हो रहा है और यही सब लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ एक बार आएँ और माँ का आशीर्वाद लेके जाएं। माँ पूर्णागिरि का जो मेला है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, जो 3 महीने तक चलता है, इसमें बाहर से देश के कई प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं को जो है किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो तो सारी तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है, जिसमें इनको जो है पानी की कोई दिक्कत ना हो, शौचालय वगैरह इसकी कोई दिक्कत ना हो। शारदा घाट में भी अलग से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त है और वहाँ हमारे जो गोताखोर है, जल पुलिस है, उनको भी तैनात कर रखा है।
टनकपुर रोड स्थित अमाऊ में एसआर पेट्रोल पंप पर सुबह के समय पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ट्रैक्टर जल गया, जिससे ट्रैक्टर स्वामी का लाखों का नुकसान हो गया। इसके साथ ही ट्रैक्टर में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और आग बुझाने का प्रयास किया जाने लगा। वहीं पेट्रोल पंप के स्वामी और कर्मचारियों ने ट्रैक्टर स्वामी के साथ ट्रैक्टर में खुद आग लगाने का आरोप लगाते हुए बुरी तरह से गाली गलौज करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बमुश्किल दोनों पक्षों को शांत कराया और ट्रैक्टर में आग लगी बुझाने में मदद की। तब तक ट्रैक्टर पूरा जल चुका था। में डीजल डलाने आए थे। कहाँ पर भैया? इसी पेट्रोल पंप ऐसरवाले पे जी। इनके कर्मचारियों ने उसमें डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया। जी भैया, उसके बाद क्या हुआ? इसमें इनने कहा हम निकालेंगे, हमारा पेट्रोल पड़ गया जी। हमने आप निकालिए, हमारा डीजल डाल दीजिए जी। उतने में इसमें स्पार्किंग हुई, पेट्रोल से आग लग गई। ठीक, पूरा ट्रैक्टर जल गया। आप देखिए जी। ट्रैक्टर स्वामी के द्वारा पुलिस में तहरीर दी जाने की बात की जा रही थी। यदि वे चाहें तो उसमें अपनी तहरीर देकर के आगे कार्रवाई उसमें करवा सकते हैं। इसके संबंध में ट्रैक्टर स्वामी को भी अवगत करा दिया गया था। सर, इससे पहले भी कोई घटनाएं घट चुकी हैं क्या? समय समय पर क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की चेकिंग की जाती है। अगर किसी भी पंप की कोई शिकायत आती है तो उस पर निर्धारित कार्रवाई की जाती है। पूर्व में एसआर पेट्रोल पंप में मिलावट के संदर्भ में शिकायत आई थी। उसमें हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में सैंपलिंग की गई थी। सैंपलिंग लैब को भेजी गई, किंतु वह सैंपलिंग नेगेटिव प्राप्त हुई और उसके बाद भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए उनको निर्देशित किया गया। देहरादून के पटेल नगर और नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के होटलों में अनैतिक देह व्यापार होने की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने नेहरू कॉलोनी पुलिस के साथ छापा मारा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित लीला होटल में छापेमारी कर होटल संचालक को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही एक पीड़ित महिला को रेस्क्यू किया। चेकिंग के दौरान 2 होटल अवैध गतिविधियां अनियमितता मिलने पर सीज किए गए। पुलिस द्वारा जो है लगातार जो शिकायतें मिल रही थी इमोरल ट्रैफिकिंग को लेकर के उसमें जो है कार्रवाई की गई है। इसी शिकायत के आधार पर जो है थाना नेहरू कॉलोनी में एक होटल में इस तरीके की गतिविधियों के संबंध में जब जानकारी मिली तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो टीम और थाना नेहरू कॉलोनी द्वारा जो है उसमें कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को, जो कि उस होटल का संचालक था, जिस पर जो है 3/4/7 जो है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर उसकी गिरफ्तारी की गई। ज्योति पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज द्वारा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थित नवदुर्गा मंदिर प्रांगण में पिछले 100 दिनों से चंडी पाठ, महानुष्ठान, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य जोशीमठ की आपदा समेत अनेक कष्टों से बचाना था। आपको बता दें कि लगातार 100 दिनों से यह महायज्ञ बड़े बड़े पंडित विद्वानों के द्वारा किया जा रहा था और अंतिम दिवस के शुभ अवसर पर विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज के बीच मैदानों में अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि दुश्वारी बढ़ा रही है। पहाड़ों में हल्की वर्षा और बर्फबारी से ठिठुरन लौट आई। ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं शनिवार तड़के से ही देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश जारी रही। शुक्रवार दोपहर से देहरादून में बादलों ने डेरा डाला और शाम को अंधड़ चलने लगी। देर शाम हल्की बूंदाबांदी हुई और रात भर झमाझम वर्षा दर्ज की गई। शनिवार की सुबह भी बारिश जारी रही। दून के भारी क्षेत्रों और मसूरी के आसपास कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। दून में रात को हुई झमाझम वर्षा से तापमान ने गोता लगाया और ठिठुरन महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार दून में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक के घंटे के भीतर 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में देवीधुरा, जखोली, नैनीताल, धनोल्टी, चक्राता, भीमताल, मुक्तेश्वर, जोलीकोट आदि स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा हुई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, उत्तराखंड के देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड में मौसम ने मिजाज बदला है, कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी है मौसम को लेकर? निश्चित रूप से सुनिधि, आपको बताना चाहता हूँ कि जो मौसम है उसमें उत्तराखंड में एक बार फिर से करवट बदल दी और जो बारिश और ओलावृष्टि है उसको लेकर IMD का अपडेट भी सामने आया है और उत्तराखंड के अधिकांश जिले हैं जहाँ पर 21 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। और IMD मौसम विभाग ने ऐसा भी पूर्वानुमान जारी किया है कि राज्य के जो कई जिले हैं यानी कि पर्वतीय जिले हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उन क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका जाहिर करते हुए IMD ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और साथ ही साथ जो बिजली चमकने और
निचले इलाकों में ओलावृष्टि को लेकर उसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया और मौसम विभाग के मुताबिक जो है कि 21 मार्च तक प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि होने की संभावना बताई गई है। और वहीं देहरादून की बात की जाए तो देहरादून के जो मौसम निदेशक है विक्रम सिंह, उनके मुताबिक 18, 19 और जो 20 को है यहाँ पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट भी जारी है और कहीं कहीं पर बिजली गिरने से जो है जान माल की हानि भी हो सकती है और साथ ही साथ ओलावृष्टि से जो फसलें हैं इस वक्त उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से राज्य में जो कारण ये बताया जा रहा है कि जो मौसम है उसको लेकर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिस वजह से मौसम में ये बड़ी तब्दीली देखने को सामने आई है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। उत्तरकाशी जनपद में मौसम ने करवट बदली है। जनपद में एक सप्ताह से लगातार ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है। ओलावृष्टि होने से काश्तकारों की नकदी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसमें काश्तकारों पर बेमौसम की मार पड़ रही है। भाजपा जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष संगठन ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और काश्तकारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। देखने को मिला मुझे जनपद उत्तरकाशी मतलब प्रत्येक विकास खंड में की ओलावृष्टि जो हुई है उससे हमारे जो लघु कृषक हैं उनको उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं भी चाहता हूं, मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष होने के नाते सरकार भी चाहते हैं कि हमारे जो लघु कृषक हैं उनको कहीं अहित ना हो। इसके लिए मैं आज जो हूँ अपने उसमें एक ज्ञापन दे रहा हूँ डीएम साहब के माध्यम से, और जो भी इनका मुआवजा हो, जो हमारे फसलों का गरीब किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको जो है उचित मुआवजा जो सरकार एक कमेटी का गठन करके। और फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।